तो आज के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी आपका बताया अकाउंट में, हमने डीएल और टीएल की बात की है, डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट का मतलब है कि हम जब भी बैंक से कोई भी चीज की डिमांड करते हैं और बैंक हमें वो डिमांड का इमीडिएट आंसर देती है, तो हमारे लिए तो वो एसेट है, बट फॉर बैंक पॉइंट ऑफ व्यू वो क्या है? तो लायबिलिटी है। इस कारण से ये नाम है डीएल, मतलब डिमांड लायबिलिटी। और दूसरा टीएल, टीएल का मतलब है टाइम। हमने जो एफडी खोल लिया वो किसी फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमने खोला है, हमारे लिए एसेट है, बट फॉर बैंक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? तो लायबिलिटी है। तो डीएल और टीएल, इस दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? इस दोनों को मिला के एक एब्रिविएशन तैयार होता है, दैट इज कॉल्ड एनडीटीएल। आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज एनडीटीएल इन बैंक? तो एनडीटीएल का मतलब है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। तो यहां पे जब हम इसको पूरा मिलाएंगे तो हम ये नहीं बोलेंगे कि एनडीएलटीएल। उस कंडीशन में ये शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? तो ये शॉर्ट फॉर्म होता है एनडी और टीएल। तो दो बार जो एल है वो सिर्फ आखिरी में आता है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। यहां तक कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? यस सर। यस। तो डिमांड का मतलब है कि जब भी हम डिमांड करें, तो जब भी हम डिमांड करें उसके लिए हमारे पास सिर्फ दो ही अकाउंट है। एक अकाउंट को हम बोलते हैं सीए और दूसरे अकाउंट को हम बोलते हैं एसए। सीए का मतलब है करंट अकाउंट, एसए का मतलब है सेविंग अकाउंट, और इस दोनों को मिला के जो एक नया एब्रिविएशन तैयार होता है, दैट इज कॉल्ड कासा। तो आप जब बैंक में जाएंगे, ज्वाइन करेंगे, तो आपको बोलेगा आपका ब्रांच मैनेजर या ऊपर से, और आपको प्रेशर आएगा कि कासा सर आपका वॉइस हमें खोलना है। सर आपका वॉइस चला गया। सर वॉइस चला गया। वॉइस चला गया? अभी आया। जब आएगा तो सही बताना कि आ गया क्या? हाँ सर अब आया। ओके। हमने क्या बोला? तो हमने बोला कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट को मिला के जो एक नया नाम देते हैं उसको कहते हैं हम कासा। और जब आप बैंक में जाएंगे तो आपसे यही बोला जाएगा कि हमें कासा डिपॉजिट बढ़ाना है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज कासा डिपॉजिट। तो कासा डिपॉजिट का मतलब है हमें करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट खोलना है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। अभी आ गया टाइम डिपॉजिट की बात। टाइम डिपॉजिट का मतलब है कि हमने कुछ पीरियड के लिए, ज्यादा इंटरेस्ट के लिए हमने क्या किया है? तो हमने उन चीजों को फिक्स कर दिया है फॉर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड एफडी एंड आरडी। हम जब भी डिमांड करेंगे तो बैंक इमीडिएट हमारा पैसा सिर्फ इसी दो अकाउंट में दे सकती है, लेकिन हमने चूंकि टाइम के लिए फिक्स किया है, इमीडिएट डिमांड के बाद भी हमारा पैसा हमें नहीं मिलेगा। हमें 2 लाख का एफडी है और एटीएम हम डालेंगे तो पैसा मिलेगा क्या? 2 लाख नहीं मिलेगा जब तक कि हम उस एफडी को ब्रेक नहीं करें। तो इस कारण से उसको हम बोलते हैं टाइम डिपॉजिट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिमांड डिपॉजिट की, फिर हम बात करेंगे टाइम डिपॉजिट की। तो अभी जाने कि व्हाट इज सेविंग अकाउंट, व्हाट इज करंट अकाउंट। ये एनडीटीएल आप लिख लीजिए, ये एनडीटीएल आप लिख लीजिए, एनडीटीएल। और एनडीटीएल को फिर दो भाग में डिवाइड कीजिए, डीएल एंड टीएल। एनडीटीएल सबसे ऊपर लिखिए ऐसा, एनडीटीएल, और इसको दो भाग में डिवाइड कीजिए, डीएल एंड टीएल। डीएल का फुल फॉर्म लिखिए, ड्राइविंग लाइसेंस मत लिख लेना, डिमांड डिपॉजिट। डीएल का फुल फॉर्म लिखिए डिमांड लायबिलिटी, टीएल का फुल फॉर्म लिखिए टाइम लायबिलिटी। डीएल को दो भाग में ब्रेक कीजिए, सीएएसए, और उसको कंबाइन करके लिखिए कासा अकाउंट। सीए का फुल फॉर्म लिखिए करंट अकाउंट, एसए का फुल फॉर्म लिखिए सेविंग अकाउंट। टाइम लायबिलिटी को दो पार्ट में ब्रेक कीजिए, एफडी एंड आरडी। एफडी का फुल फॉर्म होता है फिक्स्ड डिपॉजिट, आरडी का फुल फॉर्म होता है रिकरिंग डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट। तो आज के बाद आपसे बोला जाए कि टाइम डिपॉजिट अकाउंट खोलना है, इसका मतलब आपको समझना है कि हमें एफडी या आरडी खोलने के लिए बताया जा रहा है।
बोला जाएगा कि हमें डिमांड डिपॉजिट अकाउंट खोलना है, इसका मतलब सेविंग और करंट पे हमारा फोकस है। डन, चलो आगे। सर आरडी का फुल फॉर्म क्या लिखा है? रिकरिंग, RECURRING, रिकरिंग डिपॉजिट। हिंदी में हम इसे आवर्ती जमा कहते हैं। आवर्ती, पैसे को तोड़ तोड़ के जमा करना। आएंगे, बताएंगे हम क्या है आरडी। अभी लिखो इतनी बात। सुने क्या बोल रहा हूं। सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में अंतर महसूस करें। एज ए बैंकर हम क्या चाहेंगे? मैं अगर बैंक में काम करता हूं तो मैं क्या चाहूंगा कि मेरे पास कौन से अकाउंट ज्यादा हो। एज ए बैंकर आपको सोचना है कि मेरे पास एफडी ज्यादा हो, आरडी ज्यादा हो, सेविंग ज्यादा हो या करंट ज्यादा हो। कोई आप लोग में से कोई एक आंसर दीजिए। एज ए बैंकर आपको सोचना है, एज ए कस्टमर नहीं। करंट अकाउंट। क्यों भाई करंट करंट अकाउंट क्यों? सर एफडी ना। क्योंकि करंट अकाउंट में बेनिफिट्स कम देने पड़ते हैं। ठीक है। बेनिफिट कम देने पड़ते हैं? नहीं मतलब के सर ट्रांजैक्शन भी फास्ट रहता है ना उसका। हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। बिजनेसमैन खोलते हैं इसके लिए, और बैंक का प्रॉफिट भी ज्यादा होता है। ज्यादा कैश आएगा तो वो ज्यादा लोन दे पाएंगे। अच्छा, ज्यादा लोन दे पाएंगे। और कोई? सर फिक्स डिपॉजिट। एफडी सर। फिक्स डिपॉजिट, वेरी गुड। और कोई? सुने, सेविंग अकाउंट हमारा और आपका एक इंडिविजुअल नाम से जो अकाउंट बैंक में आप खोल सकते हैं। कुणाल सिंह के नाम से जो अकाउंट होगा, आपके नाम से जो अकाउंट होगा, राम कुमार के नाम से जो अकाउंट होगा, क्योंकि एक इंडिविजुअल नाम है तो इंडिविजुअल नाम से खोला जाने वाला अकाउंट, चाहे वो सैलराइड अकाउंट हो या फिर सेविंग अकाउंट हो, लेकिन खुलेगा जिस कैटेगरी के अंदर वो सेविंग अकाउंट ही होगी। तो पहली बात, करंट और सेविंग में यही अंतर है कि इंडिविजुअल नाम से अकाउंट जो खोला जाएगा वो सेविंग अकाउंट होगा। नॉन इंडिविजुअल नाम, जो नॉन पर्सनलाइज्ड नाम है, फोकस कंपटीशन जोन, किसी लड़के का तो नाम नहीं होगा। रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, किसी लड़के का तो नाम, लड़की का तो नाम नहीं होगा। तो नॉन पर्सनल सेगमेंट के नाम से जो अकाउंट ओपन किया जाएगा वो हमेशा और हमेशा करंट अकाउंट होगा। कोई दिक्कत इसमें? सर फिर से बताओ ना एक बार। हाँ, फिर से एक बार बताओ ना। आपका नाम क्या हो बताइए? अंकिता। अंकिता, पूरा नाम बताओ। अंकिता बुद्धभट्टी। अंकिता बुद्धभट्टी एक कंपनी का नाम लग रहा है या फिर एक पर्सन का नाम लग रहा है? पर्सन। हाँ, तो पर्सनल के नाम से जो अकाउंट होगा वो हमेशा सेविंग अकाउंट होगा। लेकिन अंकिता ये बताओ कि आपका कोई फ्रेंड का नाम फोकस कंपटीशन जोन है क्या? समझा नहीं सर। आपके किसी फ्रेंड का नाम रिलायंस ग्रुप हो सकता है क्या? नो सर। हाँ, तो जो नॉन पर्सनल नाम होंगे, नॉन पर्सनल नाम कहने का मतलब जो कंपनी का नाम होगा, फर्म का नाम होगा, इंडस्ट्री का नाम होगा, है ना, किसी समूह का नाम होगा, सोसाइटी का नाम होगा, तो उसके नाम से जो अकाउंट खोला जाएगा बैंक में वो करंट अकाउंट होगा। बस इतनी सी बात जानना है। राम सीता गीता मोहन के नाम से जो अकाउंट होगा सेविंग होगा, जो इनके नाम से अकाउंट नहीं होगा करंट होगा। क्लियर? हाँ सर समझा। यस। दूसरी बात जाने कि सेविंग अकाउंट अगर हम खोलते हैं तो बैंक हमारे रखे हुए पैसे पे इंटरेस्ट पे करती है। लेकिन करंट अकाउंट अगर रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री ने खोल लिया, 10 करोड़ रुपए रखे हुए हैं, तो देयर इज नो इंटरेस्ट, कोई भी इंटरेस्ट हम करंट अकाउंट होल्डर को पे नहीं करते हैं। किसका माइक ओपन है? हम किसी भी करंट अकाउंट होल्डर को चाहे कितनी बड़ी भी डिपॉजिट रखा हुआ है,
बैंक डू नॉट पे एनी इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। कोई दिक्कत इसमें? तो पहला नाम तो बताया, पहला क्या बताया मैंने, अभी लिखिएगा मत, है ना, अभी सिर्फ सुन के लिखिए। क्या बताया कि किसके लिए है, फॉर हुम। तो मैंने बताया कि ये उनके लिए है जो एक पर्सन होंगे, और ये उनके लिए है जो नॉन पर्सन होंगे। नॉन पर्सन कहने का मतलब कोई कंपनी होगी, कोई फर्म होगी, कोई ग्रुप होगा, या कोई इंडस्ट्री का नाम होगा। ना ऐसे ना हाँ नहीं, सेविंग अभी सेविंग बैंक लिखो, अभी सेविंग बैंक, अभी हम कासा पे नहीं है, अभी सेविंग बैंक लिखिए और करंट अकाउंट लिखिए। अभी लिखो मत, अभी सिर्फ सुनो, अभी लिखने के चक्कर में कंसेप्ट मत खो दो। किसके लिए है, तो ये पर्सनल के लिए है, ये नॉन पर्सनल के लिए है। दूसरी बात मैंने बताया कि इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट में मिलता है क्या, अगर नहीं मिलेगा तो हम ओपन ही नहीं करेंगे, तो पेएबल है इंटरेस्ट। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे नॉट पेएबल। कितने कोई आवाज गया सर। बैंक कोई भी इंटरेस्ट, आवाज आ रही है ना, आवाज आ रही है क्या? नहीं आ रही है सर, आवाज गया। अभी भी नहीं आ रही आवाज? अभी आई सर। हाँ, तो इंटरेस्ट यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर यहाँ पे इंटरेस्ट मिलता है तो किस बेसिस पे इंटरेस्ट मिलता है? क्या आपने जो पैसे 1 लाख रुपए रखे हैं, तो महीने के अंत में जो 1 लाख रुपए में 5,000, मान लीजिए मेरी सैलरी आई 10,000 रुपए, और ये 10,000 रुपए में मैंने 30 तारीख तक खर्च किए, और अंत में बच गया 860 रुपए, तो क्या 860 रुपए पे मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, या पूरे मुझे 10,000 रुपए पे इंटरेस्ट मिलेगा? तो आप जानिए कि किस बेसिस पे इंटरेस्ट मिलता है। तो वो बेसिस है आपका डेली प्रोडक्ट बेसिस। डेली प्रोडक्ट बेसिस पे हमें इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन यहां पर तो इंटरेस्ट मिलता ही नहीं है, तो फिर बेसिस की बात तो आएगी नहीं, है ना। आज मेरे अकाउंट में अगर 1 लाख रुपए है, तो उस 1 लाख डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय जो भी बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो उतना मिलेगा। कल मैंने अगर 10,000 रुपए निकाल लिए उसमें से, तो 90,000 डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय जो भी बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। कहने के पहले क्या था, 2012-13 में महीने के आखिरी में 31 तारीख को जो आपके अकाउंट में पैसे बच गए, उसमें बैंक इंटरेस्ट देती थी, है ना, वो था मंथली बेसिस। लेकिन आज के डेट में क्या हो गया, वो चेंज हो गया, क्योंकि कस्टमर का उसमें लॉस होता है ना। मान लीजिए 29 तक हमने पैसा रखा और 30 तारीख को हमने खर्च कर दिया, तो 30 तारीख पे हमें इंटरेस्ट मिलता था। लेकिन आज की डेट में बैंक ने इसे चेंज करके डेली प्रोडक्ट बेसिस कर दिया है। जितना पैसा आज रहेगा उतना इंटरेस्ट आपको मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यूएसपी होती है। यूएसपी का मतलब क्या है, मतलब उस खाते में ऐसी प्रॉपर्टी है ना जो उस खाते को छोड़ के और किसी में ना हो। यूएसपी क्या है सेविंग अकाउंट में? यूएसपी ये है कि आपको एक कार्ड दिया जाता है, जिस कार्ड का यूज आप कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। करंट अकाउंट होल्डर को कोई भी कार्ड नहीं दिया जाता है, लेकिन इनका एक यूएसपी है ना। एक तो इंटरेस्ट नहीं मिलता है, इंटरेस्ट नहीं मिलता है, डेली भी नहीं मिलता है, एटीएम भी नहीं मिलता है, तो खोलेंगे क्यों करंट अकाउंट? यूएसपी ये है कि ट्रांजैक्शन का कोई भी लिमिटेशन नहीं होता है, अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन वो कर सकते हैं, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांजैक्शन। लेकिन आपका बैंक में जाके ट्रांजैक्शन करने पे रिस्ट्रिक्शन है। यू आर नॉट सपोज टू गो मोर देन 3 times in bank for deposit and withdraw। ये रिस्ट्रिक्शन सेविंग बैंक अकाउंट के ऊपर होता है, क्योंकि हम आपको एटीएम देते हैं, और एटीएम देते हैं तो आप बाहर से डिपॉजिट करो। लेकिन आप मल्टीपल टाइम अगर डिपॉजिट 1 महीने के अंदर कर रहे हैं, इसका मतलब आपका क्या है, तो आपका कोई ना कोई तो बिजनेस है। आपको खोलना था करंट अकाउंट, आपने सेविंग बैंक अकाउंट खोल लिया है। क्यों? क्योंकि आपको इंटरेस्ट मिले। इस कारण से बैंक ने क्या किया, उसको रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि मल्टीपल टाइम आप डिपॉजिट करोगे तो हम आपसे चार्ज ले लेंगे। सेविंग बैंक अकाउंट पे रिस्ट्रिक्शन है। करंट अकाउंट अगर खोलिएगा तो हम उस पे इंटरेस्ट तो नहीं पे करेंगे, लेकिन उस पे हम कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगा के आपको नहीं देंगे। यहां पे कोई दिक्कत समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? सर ट्रांजैक्शन बोलो बोलो। किसको? करंट अकाउंट वालों को। करंट अकाउंट वाले को एटीएम मिलता है।
मान लीजिए साहब, मेरा और आपका एक करंट अकाउंट है, हम दोनों एक कंपनी लगा चला रहे हैं, और हमारा और आप, मैं दोनों पार्टनर को करंट, देखिए कंपनी है तो कंपनी में क्या होता है कि आपको जब भी कंपनी फॉर्म होती है तो मिनिमम 2 डायरेक्टर होने चाहिए, ये कंपनी का पहला रूल है। तो मान लीजिए हम दो पार्टनर हैं, हम दोनों ने अकाउंट खोल लिया, करंट अकाउंट, रात में हम दोनों में लड़ाई हो जाए, एटीएम मेरे पास हो, लॉस किसका होगा? मेरा। बस बात खत्म ना। इसका आंसर, करंट अकाउंट में हम एटीएम प्रोवाइड नहीं करते हैं। क्लियर? फिर वो एटीएम में जाते हैं तो उधर क्यों बताते हो सेविंग करंट? हाँ, तो वो करंट अकाउंट जिसको, जो सिंगल ओनर है, मान लीजिए आप एक दुकान चला रहे हैं और उसके ओनर ही आप है, प्रोप्राइटरशिप, उसको हम कहते हैं प्रोप्राइटरशिप बेस्ड अकाउंट। मतलब मेरा ये दुकान है और मैं ही उसका सिंगल ओनर हूं। तो सिंगल ओनर अगर रहेगा तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम देंगे एटीएम। लेकिन सिंगल ओनर नहीं है, कंपनी का अकाउंट है, लिमिटेड अकाउंट है, एलएलपी है ना, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अकाउंट है, उसको हम एटीएम नहीं देते हैं। क्लियर? तो अभी अपवाद में उस प्रोप्राइटरशिप को आप छोड़ दीजिए, आपसे पूछा जाएगा करंट अकाउंट में एटीएम मिलता है क्या? आंसर इज नो और नो। डन? सर यस बोलो। सर, कॉपी कर ले। नहीं, कॉपी मत करो, अभी और भी है बताने का। बोलो बोलो, पहले कंफ्यूजन पूछो, क्या पूछ रहे कोई? सर वो सेविंग्स अकाउंट में मीन्स ट्रांजैक्शंस करने के लिए आपने बोला 3 टाइम्स ही है, तो उसमें कुछ अमाउंट लिमिट रहेगा ना? नहीं, अमाउंट का लिमिटेशन नहीं है, मल्टीपल टाइम्स जाने का लिमिटेशन है। आप सपोज अपने एक बैंक अकाउंट में जाके बैंक से पैसे निकाला, आप एटीएम से निकालो कोई बात नहीं है, लेकिन बैंक में जाके आप डिपॉजिट और विड्रॉ कर रहे हो तो देखोगे आप तीसरी बार के बाद चौथी बार जैसे ही, क्योंकि अलग अलग बैंकों के अलग अलग रिस्ट्रिक्शन है, कोई बैंक 5 टाइम्स है, एसबीआई 3 टाइम्स है, तो जैसे ही चौथी बार आप विड्रॉल या डिपॉजिट करोगे ऑटोमेटिक 89 रुपीज 90 रुपीज है ना, कैश हैंडलिंग चार्ज को डिडक्ट हो जाएंगे, है ना। तो उसमें अमाउंट का कोई डिसीजन नहीं है, पैसे आप 10 रुपए भी डालो, लेकिन आप बैंक में आप विजिट कर गए, आपका फुटफॉल बैंक में हो गया डिपॉजिट और विड्रॉ के लिए, क्योंकि इसके लिए बैंक आपको बाहर में ही मशीन दे दिया है। बैंक कहती है कि आप बाहर की ही मशीन को यूज कीजिए, पैसे डालना है तो सीडीएम मशीन यूज कीजिए, कैश डिपॉजिट मशीन, पैसे निकालना है तो एटीएम मशीन यूज कीजिए। अगर आपके पास एटीएम नहीं है तो नए एटीएम के लिए आप एप्लीकेशन दीजिए। आप बैंक में कस्टमर के रूप में आके डिपॉजिट और विड्रॉ का काम नहीं करें। तो अमाउंट का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आने और जाने पर रिस्ट्रिक्शन है इन टर्म्स ऑफ कैश। ओके सर। सर 3 टाइम्स चलो इन आगे। अ डे ना? डे नहीं, मंथ। डे में 3 बार कौन आता है भाई? और एटीएम में कितना रिस्ट्रिक्शन रहेगा? एटीएम में जो रिस्ट्रिक्शन है वो एटीएम क्लास में बताऊंगा। मुंबई जो 6 महानगर है वहां पर 3 टाइम्स है। अपने एटीएम को यूज अगर आप 3 टाइम्स से ज्यादा करेंगे तो चार्जेज लग जाएगा। मुंबई 6 महानगरों को छोड़ के 5 टाइम अपने एटीएम को यूज करेंगे तो चार्जेज नहीं है, लेकिन छठी टाइम आप छठी बार आप यूज करेंगे तो चार्जेज है। तो एटीएम की बात एटीएम क्लास में, अभी सिर्फ सेविंग और करंट की बात एटीएम में बताऊंगा। जब एटीएम के क्लास में आएंगे ना बताएंगे कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद और बैंगलोर यहाँ पे 3 टाइम्स है। Other than these 6 metropolitan city, 5 times you can withdraw without paying any charge to your bank ATM. चले आगे चले। यस सर। पासबुक, सर करंट सेविंग अकाउंट अकाउंट, बैंक से मनी विड्रॉ है? हाँ सर जो करंट अकाउंट होते हैं उसमें क्या डायरेक्ट बैंक से विड्रॉ करते हैं? एटीएम कार्ड तो उन्हें मिलता नहीं है, तो फिर डायरेक्ट बैंक से विड्रॉ करते हैं फिर तो? उनको हम चेकबुक देते हैं मैडम, क्योंकि उनका वेंडर पेमेंट होता है ना या सैलरी पेमेंट होता है। वेंडर पेमेंट मतलब फर्टिलाइजर का अगर दुकान है तो वो फर्टिलाइजर कहीं से मंगवा रहा है अपने तो हम चेक देते हैं, तो उनका ट्रांजेक्शन बैंक, क्योंकि देखो एक लोकेलिटी है, उस लोकेलिटी का जो शॉप होगा वो उसी लोकेलिटी के किसी बैंक में उसका अकाउंट होगा। ऐसा नहीं कि दादर में दुकान चला रहा है और डोंबिवली में वो करंट अकाउंट आके खोलेगा, फिर तो एक बंदा उसका डोंबिवली में आने पागल हो जाएगा। इसका आंसर उसको हम चेक देते हैं, क्योंकि उसका नॉर्मल जो ट्रांजेक्शन होता है वो बैंक के थ्रू होता है। और एसबीआई या फिर कोई भी बैंक हो, अदर देन नॉन अकाउंट होल्डर, अदर देन करंट अकाउंट होल्डर, हम आपको एटीएम भी देते हैं, हम आपको चेक भी देते हैं। ओके सर। चले, पासबुक आपको मिलता है?
सेविंग अकाउंट में पासबुक यस, करंट अकाउंट में पासबुक नो। तो यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे स्टेटमेंट मिलता है, क्योंकि एक दिन में उसने 10 ट्रांजैक्शन किए हैं, 10 वेंडर को पेमेंट किया है, 100 इंप्लॉय की सैलरी उसने दिया है, तो उसको पासबुक देंगे तो एक ही दिन में भर जाएगा, इस कारण से उसको हम स्टेटमेंट देते हैं। लेकिन एज ए कस्टमर, एज ए सेविंग अकाउंट होल्डर, हम और आप कितना ट्रांजेक्शन करते हैं? मान लीजिए हमारी सैलरी आएगी तो 2-4 बार हम बैंक से निकालेंगे अपने महीने में सैलरी, 2-4 बार हम अपने फ्रेंड रिलेटिव को पैसे ट्रांसफर करेंगे, इस कारण से हम आपको पासबुक देते हैं। सेविंग अकाउंट होल्डर को पासबुक मिलता है, करंट को नहीं मिलता है। चेकबुक, चेकबुक मिलेगा क्या? दोनों को चेकबुक मिलेगा, सेविंग को भी चेकबुक मिलेगा, करंट अकाउंट होल्डर को भी चेकबुक यहां पे दिया जाता है। इतनी बात सेविंग और करंट में आपको जाननी है। लिखें फटाफट, ऊपर में लिखिएगा डीएल, और डीएल को 2 पार्ट में तोड़िएगा, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट। उसमें लिखे फॉर होम, तो यहां पे लिखे फॉर इंडिविजुअल, फॉर इंडिविजुअल, यहां पे लिखे हैं फॉर नॉन इंडिविजुअल, नॉन पर्सनल, नॉन इंडिविजुअल, फॉर नॉन इंडिविजुअल, नॉन पर्सनल। यहां पे लिखे रेट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल, यहां पे नॉट पेएबल, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन, ये लिखिएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन डेली बेसिस, नो बेसिस, यूएसपी एटीएम, ट्रांजैक्शन अनलिमिटेड, पासबुक यस, पासबुक नो, चेकबुक यस, चेकबुक यस। पूछो पूछो, कोई क्वेश्चन भी पूछते रहो, जिनके मन में कोई क्वेश्चन है। मतलब यूएसपी का मतलब है यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, मतलब वैसी क्वालिटी। अभी अब बताओ कि अब हीरो होंडा ही लोग क्यों खरीदते हैं? तो उसके माइलेज के कारण खरीदते हैं। बजाज क्यों खरीदते हैं? तो उसके लुक के कारण खरीदते हैं। तो मतलब यूएसपी का मतलब वैसी क्वालिटी, वैसी प्रॉपर्टी जो उस प्रोडक्ट को छोड़ के दूसरे प्रोडक्ट में नहीं पाई जाती है, दैट इज कॉल्ड यूएसपी, यूनिक सेलिंग, है ना। आप दिखाओगे, ये कंपनी दिखाती है कि मेरे पास ये यूनिक चीज है, दैट इज कॉल्ड यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। इसमें एटीएम है, इसमें ट्रांजैक्शन अनलिमिटेड है। ट्रांजैक्शन अनलिमिटेड के साथ यूएसपी में एक और चीज ऐड कर लो, दैट इज कॉल्ड ओडी। ओडी का फुल फॉर्म लिख लीजिए, ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट बता देता हूं, ओवरड्राफ्ट क्या, यूएसपी में लिखना, सेविंग अकाउंट की यूएसपी में लिखिए एटीएम, करंट अकाउंट की यूएसपी में लिखिए ट्रांजैक्शन अनलिमिटेड एंड ओडी। ओडी का फुल फॉर्म लिखिए ओवरड्राफ्ट। सर वो अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन वो कहाँ से, एटीएम से करेंगे कि लाइक? मेरे को ये बताओ कि उसको एटीएम मिलता है क्या? नहीं मिलता है। तो एटीएम में जाने की बात ही खत्म हो गई। अभी मेरा क्या है, तो मेरा सुनो, अभी ध्यान से सुनो। अभी मेरा क्या है, तो मेरा गैस का गोदाम है। मैं मान लीजिए मैं पेट्रोल पंप है, ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ सर। मेरा एबीसी पेट्रोलियम है, किसी कॉलोनी में मेरा एबीसी पेट्रोलियम है। तो मेरे पास 500 गाड़ी एक दिन में आई, मेरे पास जो पैसा इकट्ठा हुआ वो 10 लाख 15 लाख था। तो मैं 10 लाख 15 लाख जाके क्या करूंगा, तो बैंक में डिपॉजिट करूंगा और क्या बोलूंगा कि ये आईओसीएल को मुझे ट्रांसफर करना है, सो दैट कि नेक्स्ट डे मेरे पास फिर से टैंकर आ सके, है कि नहीं। तो बैंक में जाके वो पैसा डिपॉजिट कर सकता है, वहां से फिर एनईएफटी आरटीजीएस कर सकता है। तो बैंक में वो कितनी बार भी ट्रांजेक्शन कर सकता है। अपने 6 उसको क्या, उसके पास 6 वेंडर है, मान लीजिए उसके पास 10 इंप्लॉय है, 10 इंप्लॉय को पेमेंट करना है, तो 10 इंप्लॉय के नाम से चेक इशू कर सकता है ना। तो बैंक के साथ वो कितनी बार भी ट्रांजेक्शन कर सकता है। ये रिस्ट्रिक्शन उसके पास नहीं रहता है कि वो इतने ही ट्रांजेक्शन कर
सकता है। ये रिस्ट्रिक्शन सिर्फ सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर के ऊपर है। एटीएम तो मिलता ही नहीं करंट अकाउंट को, तो क्यों जाएगा, जाएगा ही नहीं। बैंक में जाओ, बैंक में जाके कितनी बार पैसा जमा कर सकता है वो। चलो आगे। यस सर। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है कि सपोज कोई कंपनी है, उस कंपनी, वो कंपनी अच्छी है क्योंकि जनरली करंट अकाउंट उसी लोकेलिटी का होता है, कोई दूर का नहीं होता है, तो बैंक वाले जानते हैं कि ये दुकान अच्छी चलती है, तो उसको क्या करते हैं, उसको सपोज 2 लाख का ओवरड्राफ्ट दे दिए, है ना, क्योंकि वो बहुत नोन, करंट अकाउंट के जनरली कस्टमर बहुत नोन होते हैं बैंकों के, तो 2 लाख का उसको ओडी दे दिए। मतलब अगर उसके अकाउंट में पैसा नहीं भी है फिर भी वो 2 लाख रुपए तक का ट्रांजेक्शन कर सकता है। अभी 2 लाख की हमने उसको लिमिट दी है, लेकिन 2 लाख में से 20,000 ही उसने यूज किया है, तो इंटरेस्ट जो बैंक चार्ज करेगी वो सिर्फ 2 लाख पे नहीं करेगी, सिर्फ 20,000 रुपए पे चार्ज करेगी। तो यही अंतर है एक्चुअल लोन और ओडी में। अगर 2 लाख हम एक्चुअल लोन आपको दे देंगे, सपोज पर्सनल लोन हम आपको दे देंगे, तो डायरेक्ट हम 2 लाख पे इंटरेस्ट आपसे चार्ज करेंगे, भले ही आप उसमें से 2 रुपए यूज कर रहे हो नहीं कर रहे हो, बैंक को उससे मतलब नहीं है। बैंक विल चार्ज रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट विच इज डिसबर्स्ड बाय बैंक टू द कस्टमर, दिस इज कॉल्ड टर्म लोन। लेकिन ओडी में क्या है, ओडी में है कि जो विड्रॉल अमाउंट है सिर्फ उसी पे रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, दिस इज कॉल्ड ओडी। इस कारण से करंट अकाउंट वाले, मतलब दुकान वाले करंट अकाउंट चाहते हैं सो दैट उनको ओडी मिल जाए। ओडी अगर मिलेगा तो उनको आसानी होता है ट्रांजेक्शन करने में, आसानी से वो पैसा अगर नहीं भी है, पैसा कहीं से आने वाला है, तो उनको मीन द टाइम वो ओडी का यूज कर लेते हैं, उतने पैसे वो भेज लेते हैं। तो दिस इज व्हाट ओडी इज। उसको हम कहते ही हैं ओवरड्राफ्ट, है ना। ओवर मतलब एक्सेस, ड्राफ्ट मतलब विड्रॉल। तो सर ये 2 लाख तक की लिमिट है? नहीं, कितने बार भी दे सकते हैं, वो तो मैंने आपको एक बताया है, एग्जांपल दिया है। सपोज कोई पेट्रोल पंप है तो उसको हम 10 लाख का देंगे, है ना। एक पान का दुकान है उसको हम 50,000 का देंगे। तो एज पर कस्टमर पोर्टफोलियो, कस्टमर बहुत बड़ा है, गैस का उसका गोदाम ही है, उसके डेली के जो पैसे आते हैं वो 50 लाख रुपए हैं, तो उसको हम 20 लाख का ओडी देंगे। तो कस्टमर के डेटाबेस को देखते हुए, उसके बैलेंस शीट को देखते हुए सीए ये प्रोफाइल बनाते हैं कि इसको हम कितना ओडी दे सकते हैं, तो उसके आधार पर हम ओडी देते हैं उसको, है कि नहीं। ऐसा नहीं कस्टमर बिल्कुल टाई पैंट और शूज पहन के आया तो हम उसको देख के दे देंगे ओडी, ऐसा नहीं है ना। कस्टमर का बैलेंस शीट क्या कहता है उसके आधार पर हम उसका काम करेंगे। सेविंग और करंट में कोई दिक्कत? नो सर।